हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसए जेबीटी का जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 22 में, उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आए थे हम उनको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कैसे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्टूडेंट एड्स बेरियम हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl में डाला उसने बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH2, इसको डाला है HCl के अंदर, ठीक है। उसका बना क्या है, फिर बेरियम क्लोराइड बन गया है। अब आपको पूछा है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगी। बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पहले तो जो आपके एलिमेंट्स है वो इक्वल नंबर में होने चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, मतलब अगर दो यहाँ पे H हैं तो रिएक्टेंट में भी दो ही H होनी चाहिए, ठीक है। अब इन सभी रिएक्शंस को देखें तो यहाँ पे दो आपको बैलेंस दिख रही है, B और C वाली। देखिए 2H क्लोरीन BaOH, लेकिन प्रोडक्ट उसने कहा है कि बना है बेरियम क्लोराइड, तो उस हिसाब से हमारा C ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए दो क्लोरीन है, यहाँ पे भी दो क्लोरीन है, एक बेरियम है, फिर आपका ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन 4 है, तो ये दो हाइड्रोजन यहाँ से दो यहाँ से, तो ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आप देखिए फॉर योर कन्वीनियंस इनके जो फॉर्मूलाज हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो ब्लू विट्रॉल जो है आपका वो क्या है, CaSO4 और 5 उसमें H2O मॉलिक्यूल है, तो इसमें तो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वॉशिंग सोडा Na2CO3 है और इसमें भी 10 आपके वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और इसके बाद जिप्सम में होते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल, और वो है क्या, CaSO4। तो सिर्फ एक आपका बेकिंग सोडा ही है यहाँ से जिसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, NaCO3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन इंस्टेड ऑफ जिंक। जिंक से नहीं कोट किया जाता फूड कैन को, टिन से किया जाता है। व्हाट कैन बी द रीजन। देखिए जो आपका मेटल है अगर उसमें फूड है ना, तो वो रिएक्शन जो है मेटल के साथ फूड आपका कर सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऐसे मेटल को यूज किया जाता है जो लीस्ट रिएक्टिव हो या कम हो ही ना रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिंक है वो आपका मोर रिएक्टिव है देन टिन, इसीलिए जिंक को यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये देखिए ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ पे जिंक ऊपर है टिन से, है ना, इसलिए टिन को यूज किया जाता है। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। ठीक है, अब एल्काइंस की सीरीज से कौन सा बिलोंग करता है, इसको देखने के लिए अगर आपको सिर्फ इतना भी पता हो कि एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है, अगर CN है तो H होगा 2N-2, मतलब जो भी इसका नंबर होगा 1 2 3 उस पर डिपेंड करेगा कि H कितना होगा। तो यहाँ पे से सिर्फ एक ही है आपका D ऑप्शन है जो कि अगर N आपका 3 है तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, C3, और H होना चाहिए 3 × 2 - 2, तो ये 6 - 2 हो गया बेसिकली आपका, है ना। तो ये हो गया C3H4, क्या आ जाएगा आपका C3H4, ठीक है। तो यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। और ये आपके दे रखे हैं कि इथाइन होगा, प्रोपाइन होगा, ब्यूटाइन होगा, पेंटाइन होगा, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको बस अगर जनरल फॉर्मूला पता हो वहां से भी आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 2 शेल्स एंड बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड। 2 शेल हैं इसके पास और दोनों ही फिल्ड है। और फिर आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर जो है आपको लिख के रख दिया है। एटॉमिक नंबर से आप शेल फिलिंग देख सकते हैं। अब देखो शेल फिलिंग होता क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये आपका न्यूक्लियस है सेंटर में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे K शेल है जिसको शेल 1 कहेंगे, L शेल होती है आपकी 2 वाली, तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जैसे हम कैसे भरते हैं, sp_d ऐसे भरते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 हो गया आपका, फिर 2s2, फिर 2p6, इस तरह से आपके शेल भरे जाते हैं, है ना। तो ये तो फर्स्ट ही आ गई, ये आ गई आपकी सेकेंड वाली P वाली। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, जो ये वाली है टोटल, ये आपकी सेकेंड शेल है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें नियॉन को, तो नियॉन का नंबर क्या है आपका 10, तो नियॉन को फिल करेंगे तो ये आगे 2, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 8, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब नियॉन के 10 जो है पूरी 2 शेल्स को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 नियॉन के लिए, तो ये आपको अगर शेल फिलिंग पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स और एनिमल में रेस्पिरेशन होती है ना, तो वो अलग अलग तरह से हो सकती है अगर एनारोबिक कंडीशन हो। एनारोबिक कंडीशन क्या होती है, जब ऑक्सीजन
प्रेजेंट नहीं होगा। अगर एनिमल्स की बात करें तो वहां पे ग्लूकोज जो है उसको तोड़ के क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जैसे आपको मसल फटीग के टाइम में बनता है ना, अगर एनारोबिक कंडीशन होगी। लेकिन प्लांट में अगर ग्लूकोज ही होगा उसको तोड़ के क्या बनाया जाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी तो दोनों केसेस में ही बनेगी। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेसिकली है ना, वो भी उस तरह से होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आपका द गैप बिटवीन द न्यूरॉन। ऑप्शन पहले टिक है। दो न्यूरॉन्स के बीच के आपको क्या कहते हैं, इसके लिए आपको ये डायग्राम देखना चाहिए। ये आपका न्यूरॉन नंबर 1 है, ये न्यूरॉन नंबर 2 है। इन दोनों के बीच के गैप को कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, न्यूरॉन्स आपके नर्वस सिस्टम में होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एड्स जो है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा गया है। एड्स क्या है, पहले तो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको कॉज करता है एक वायरस जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था बिल्कुल आपका। ये आपको थोड़ा सा HIV वायरस का क्या दिखाया है, स्ट्रक्चर दिखाया है, किस तरह से दिखता है आपका वायरस। ये RNA होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द गिवन लिस्ट कौन से कैरेक्टर हैं विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। देखिए अब आपको यहाँ पे इनहेरिटेंस और एक्वायरेंस का जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। इनहेरिटेड कैरेक्टर कौन से होते हैं, जो आपके जीन्स में एम्बेडेड है। ठीक है, जो जेनेटिक लेवल पे चेंजेस होते हैं सिर्फ वही नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, तभी उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या होती है, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कलर ऑफ स्किन, यस ये इनहेरिटेंस का बात है। कलर ऑफ आई भी इनहेरिटेंस की वजह से, जेनेटिक मेकअप की वजह से बनी है। टेक्सचर ऑफ हेयर भी जेनेटिक पे डिपेंड करता है। लेकिन द साइज ऑफ द बॉडी जी नहीं, ये अगर आप एक्वायर कर भी लें ये जेनेटिकली पास नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में। अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो दिस इज ऐसा नहीं है जरूरी कि उसका जो आगे ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चे होंगे वो बॉडी बिल्डर ही, मतलब अगर वो करें तो ऑफ कोर्स एक्वायर तो कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिकली उनकी मसल्स बहुत अच्छी होंगी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है जिसको आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस से गेन करते हैं। जीन से नहीं आता वो कैरेक्टर आप में। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका क्वेश्चन कि कनकेव लेंस के लिए आपको बच्चे फोकल लेंथ दे रखी है। ठीक है, और आपको दे रखी है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक है, पूछा है आपसे कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है लेंस से कितना है। इमेज जहां बन रही है वो भी आपको दे रखा है। देखिए आपको पता है कि फोकल लेंथ को F से लिखते हैं, जहां पे इमेज बनी है वो V है, और जो आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है वो U है। इनका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे देखो इमेज का डिस्टेंस कितना है ये आपको दे रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है ये U से डिनोट होगा। ठीक है, और आपको फोकल लेंथ दे रखी है। ठीक है, और कनकेव है तो ये दोनों यहाँ पे सिर्फ U को छोड़ के ये भी नेगेटिव होगा और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका कि फोकल लेंथ जो है आपकी उसका इनवर्स, दैट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन जहां पे हुई है माइनस दी आपका जो क्या है इमेज फॉर्मेशन, और साथ में आपका है कि कहां पे आपका लेंस है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप करेंगे सॉल्व तो यहां से आपका आ जाएगा आंसर, U कितना आ जाएगा 30। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं हुई है बात, उन्होंने मैग्निफिकेशन भी पूछी है। मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन होती है बच्चे कि जो इमेज आपका डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे इमेज बनाया है और उसको डिवाइड करेंगे जहां पे आपका लेंस प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा आपका 0.33। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई आपका इमेज बनता है। इमेज कहाँ पे बनता है ये पूछा है। देखिए यहाँ पे आइरिस, प्यूपल, रेटिना, कॉर्निया, डिफरेंट पार्ट ऑफ आई है। अगर आपको बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन आई की तो आपको पता होगा कि कॉर्निया तो वो पार्ट है जहां से आपका लाइट फोकस होता है। ठीक है, तो ये नहीं है। प्यूपिल और आइरिस, जो आपका कलर्ड पार्ट है वो आइरिस है, प्यूपिल है वो लेंस की तरह मतलब जैसे आपका कैमरा का लेंस होता है ना जो आप रिड्यूस करता है फोकस, कितनी लाइट पास होगी बेसिकली, कितनी लाइट जाएगी अंदर, तो वो डायलेट होता है या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वो ये डिसाइड करता है कितनी लाइट जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली इमेज कहाँ बनती है, तो वो बनती है आपकी स्क्रीन पे पीछे जो है आपकी बैक ऑफ द आई में रेटिना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, रेटिना। ठीक है, ये आपको दिखाया है, देखो इस तरह से आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बाहरली साइड आपका कॉर्निया होता है। ठीक है, बीच में आपका जो ये आपकी मसल्स हैं यहाँ पे, और बीच में आपके क्या है, आपके पीछे जो है आपका रेटिना है। ठीक है, वहां पे आपका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इमेज का। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम करती है एनर्जी। एनर्जी जो है उसकी पावर जो आपको दे रखी है। ठीक है, विच हीटिंग इज एट द मैक्सिमम, द वोल्टेज इज दिस।
अगर आप उसको मैक्सिमम पे हीट करते हो तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कितने रेट से होती है, 840 वॉट की, ठीक है। तो वो उसकी पावर हो गई, ठीक है। तो पावर आपको कितनी दी है, 840 वॉट। और जो वोल्टेज है वो 220 वॉट की है, ठीक है। और आपका वोल्टेज की है, रेजिस्टेंस और करंट जो है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। इलेक्ट्रिक पावर जो है उसका फॉर्मूला क्या है कि आप करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पावर मिल जाएगी। आपके पास देखिए पावर भी है और वोल्टेज भी है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास करंट आ गया तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये रहा रेजिस्टेंस कैसे निकलती है आपकी, वोल्टेज से करंट को डिवाइड करेंगे। तो यही यहाँ पे किया हुआ है। देखिए यहाँ पे पहले पावर को कैसे निकाला है, वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपका वोल्टेज तो है तो करंट यहाँ रह गया, करंट आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.82, ठीक है। फिर करंट को यूज करेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला में, रेजिस्टेंस वाले में वोल्टेज से करंट को डिवाइड करेंगे और आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन है सी में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। इसको आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अप्लायंसेस दैट हैव अ मेटल बॉडी आर जनरली कनेक्टेड टू द अर्थिंग वायर एंड द रीजन फॉर दिस इज, अर्थिंग वायर से कनेक्ट होते हैं आपके अप्लायंसेस जिनके पास क्या है, करंट है बेसिकली, है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है, व्हाई दिस थिंग इज डन, prevent excess of current, no, prevent extra current to appliances, no, prevent the leakage of the current, या फिर provide high resistance to the application, लीकेज ऑफ करंट ना हो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, बेसिकली आपका अर्थिंग की जाती है, ठीक है, लीकेज ना हो करंट की, ठीक है जी। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ दिखाया भी है कि शॉक लग गया बंदे को, है ना, तो लीकेज ना हो करंट की इसीलिए उसको अर्थिंग की जाती है। नेक्स्ट है आपका किचन वेस्ट कैन बी हाइजीनिकली, आपने क्या करना है इसको मतलब स्लफ आउट करना है वेस्ट को, तो किस तरह से आप जो है डिस्पोज कर सकते हैं किचन वेस्ट को, कैसे डिस्पोज करेंगे, डंपिंग करके, कंपोस्ट करके, इंसिनरेशन और रिसाइकलिंग। अब ये सब क्या होता है, डंपिंग होता है कि आप एक बड़ा सा पिट बनाएंगे, उसमें डंप कर दिया और आपने उसको सॉइल से कवर कर दिया। कंपोस्टिंग जो है इसमें आप अर्थवॉर्म का यूज करते हैं, है ना, माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज करके उससे कंपोस्ट बनाते हैं जिसको आप एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं। और इंसिनरेशन में जलाया जाता है। रिसाइकलिंग में होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको दोबारा से उपयोग में लाया जा सके किसी तरह से, है ना। तो यहाँ से जो सबसे अच्छा वे है वो कंपोस्टिंग है, क्योंकि कंपोस्टिंग से आपको मैन्योर मिल जाएगा जिसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज कर सकते हो, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा आपका, हाइजीनिकली, दैट इज द बी पार्ट, क्योंकि जब इंसिनरेशन भी करते हैं ना वेस्ट तो चला जाएगा लेकिन इससे गैसेज रिलीज होती हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, राइट। डंपिंग में भी वही प्रॉब्लम है। तो आप मैन्योरिंग भी कर सकते हो अगर आपने क्या किया है, ये कंपोस्ट ही दिखा रखा है आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, अब फॉल्स है या ट्रू है, आई थिंक ट्रू पूछा है। ट्रू जो आपकी स्टेटमेंट है, हाँ नहीं फॉल्स, सॉरी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है इसमें से, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, हाँ जी ट्रू है, करती है कनेक्ट। अब एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ जी ऑफ कोर्स ये भी करेक्ट है आपका स्टेटमेंट। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरीज करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, ऐसा ही होता है, वो भी पैरेलल स्ट्रेट लाइन में होती है। नेक्स्ट है, अ वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर, नहीं 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 ये गलत हो गया, ग्रीन इंसुलेशन वाली नहीं होती, रेड इंसुलेशन वाली वायर होती है जो किसके लिए यूज होती है बेसिकली, जिसको लाइव वायर बोलते हैं ना, जिसमें करंट होता है बेसिकली। और जो आपकी रेड वाली है वो क्या है, लाइव वाली है। ग्रीन वाली होती है अर्थिंग वाली जो हम पीछे पढ़ रहे थे लीकेज को रोकने के लिए, और ब्लैक होती है न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो ये हैं आपके सारे क्वेश्चंस। देखिए अब अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ये नंबर्स पे। कंपटीशन गुरु से आपको कोई हेल्प चाहिए, वी प्रोवाइड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोचिंग फॉर दिस exam, so you can contact us anytime, and if you have any question and query, free feel to comment down in the comment section. Thank you so much for watching this video. I hope this was helpful to you, and I'll see you in the next lecture. Thank you.